के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूटन ने ग्रेविटेशन के संबंध में कौन सा लॉ दिया था। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 1665 की। 1665 में न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल है, वो एप्पल हमेशा अर्थ की सरफेस पर ही फॉल होता है। इस चीज को उन्होंने समझा और उन्होंने ये देखा कि ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से ये अर्थ है, वो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर, मतलब इस सरफेस से अगर दूर लेकर के हम जाते हैं तो वो इस सरफेस, ये जो सरफेस है वो सरफेस इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है और अपने तरफ इसे खींच लेती है। तो इस फोर्स को बोला गया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब उन्होंने बताया तो उन्होंने इसका एनालिसिस, इसका कंपैरिजन उन्होंने अर्थ और मून के साथ किया। अर्थ एंड मून। उन्होंने एक बात देखी कि अगर अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व हो रहा है, अगर ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा है जो फोर्स इस मून को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये जो मून है वो मून अपने ऑर्बिट में मूव करता है। इसके कॉन्सेप्ट को पहले मैं सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करूंगा। जैसे एक बॉडी है, वो बॉडी एक सर्कल में रोटेट हो रही है, ये एक सर्कल में रोटेट हो रही है। तो जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में रोटेट होती है तो इस बॉडी पर जो अपन टेंजेंट खींचते हैं वो टेंजेंट हमेशा इसकी वेलोसिटी बताता है। ये चीज अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन में अपन इस चीज को कवर कर चुके हैं। और जब ये बॉडी रिवॉल्व हो रही होती है तो इस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जो कि जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दिया जाता है Fc इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर होता है इस सेंटर से लेकर के इस अर्थ तक के बीच की दूरी, मींस इन दोनों, इसका इस पूरे सर्कल का सेंटर और इसका जो सेंटर है बॉडी का, उसके बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस आर। ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, ओमेगा कहलाता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा इज इक्वल्स टू आता है v अपॉन आर, मींस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां से m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर ये निकल करके आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे कैंसिल आउट हुआ तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन आर अपन को मिलेगा। अपन एक चीज जानते हैं कि मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने मास की जगह पे मास पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू आता है वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? इसका कंपैरिजन किया न्यूटन ने अर्थ और मून के साथ। जैसे मून एक ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है तो अर्थ और मून के बीच की जो रेडियस है वो उनने मानी कि ये आर है।
ओके। और इस अर्थ की जो रेडियस है वो रेडियस उन्होंने मानी कि ये है आर ई, अर्थ की रेडियस मींस सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक के बीच की डिस्टेंस। तो एक चीज समझो कि जब ये मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो इस पर एक टेंजेंशियल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी बताएगा। और यहां पर एक मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है सेंटर की तरफ लगने वाला, इसे अपन ने बोला कौन सा, एफ सी, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर आता है मास इंटू एक्सेलरेशन ए सी। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों का न्यूटन ने कंपैरिजन किया। उसने एक चीज देखी कि ए सी को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, और अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, जी इज इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अर्थ की ग्रेविटी और इसका एक्सेलरेशन, मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन तो कितना है, 9.8 है अर्थ का। इस मून का एक्सेलरेशन और मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इतनी डिस्टेंस होने पर इसके जो एक्सेलरेशन है उसमें कितना फॉल होता है। इस चीज का एनालिसिस किया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने अच्छा दिमाग लगाया था। तो इस चीज को अपन एनालिसिस करेंगे कि अर्थ में और इसके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो उस डिस्टेंस के साथ ग्रेविटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो डिस्टेंस है अर्थ एंड मून के बीच की, अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस दी गई थी, जिसे अपन ने बोला था रेडियस, ये दी गई है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। जो अर्थ की रेडियस है, एक तो मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई। अब मुझे दूसरा चाहिए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए टाइम पीरियड, यानी मुझे दो पैरामीटर्स पता थे कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो है इतनी, और जो मून है, ये देखो ये मून है, मून अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो उस राउंड को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है, उसे लगते हैं 27.3 डेज। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 27.3 डेज में मून कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन दे देता है। ओके, मुझे डिटरमाइन करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मून। अगर मून की वेलोसिटी में डिटरमाइन करूं तो मैं जानता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम मुझे ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मुझे डिटरमाइन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि ये अगर इस पॉइंट से शुरू हुआ है मून रिवॉल्व होना, तो यहां से लौट करके एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद इसी पॉइंट पर ये वापस आ जाएगा। जब ये इसी पॉइंट पर वापस आएगा तो यहां पर कितने डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, यानी इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल। ओके, तो यहां से सरकमफ्रेंस के इक्वल मैं यहां पे रखूंगा कितना, 2 पाई आर अपॉन टाइम ड्यूरेशन कितना है, टी, राइट। 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस, आर की वैल्यू उसने दे रखी है 3.84 इंटू 10⁸ अपॉन टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 27.3 डेज। इन डेज को अगर मैं कन्वर्ट करूं सेकंड में, क्योंकि जो अपने पास वेलोसिटी है वो वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड, तो इसे मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो मीटर में आ गई, इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं
27.3 डेज है, तो डेज एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकेंड्स होती है। मीन्स ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। इसे सॉल्व किया तो मुझे वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू मिला कितना 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे वेलोसिटी पता चल गई। मीन्स मून इस वेलोसिटी से कितनी से 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। मुझे डिटरमाइन करना है ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, जो मून को अर्थ की तरफ लेकर के जा रहा है, ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी मुझे पता चल गई, अपॉन रेडियस, तो मैं इसे लिख रहा हूं 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने दो पैरामीटर डिटरमाइन कर लिए। कौन कौन से? पहला पैरामीटर मैंने डिटरमाइन किया था वेलोसिटी, दूसरा पैरामीटर मैंने डिटरमाइन किया एक्सेलरेशन, और मुझे ग्रेविटी दे रखी है g। अगर मैं g का और AC का कंपैरिजन देखूं तो AC की वैल्यू है मेरे पास 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू देखूं तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स AC इज वेरी वेरी लेस देन ग्रेविटी। ये चीज बहुत कम है ग्रेविटी से। यहां से न्यूटन ने एक चीज समझी, उनने ये चीज देखी कि एक्सेलरेशन फॉल हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। यहां से इनने एक एनालिसिस किया और एनालिसिस से उन्होंने ये चीज देखी कि अगर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस रख दिया जाए, इसकी वैल्यू, और मतलब ये जो वैल्यू मैंने एक्सेलरेशन की डिटरमाइन की है, इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है और मैं इनवर्स लॉ को लगा करके जो वैल्यू डिटरमाइन करता हूं, अगर उनकी वैल्यू सेम हुई तो ये जो पूरा लॉ है, ये पूरा लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मतलब न्यूटन क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना। न्यूटन ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये जो AC है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन फॉल हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है एक्सेलरेशन फॉल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को अप्लाई करता हूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से अगर मुझे AC की वही वैल्यू मिलती है जो कि मैंने इस कैलकुलेशन से डिटरमाइन की, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड होगा। सॉल्व द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ। इसके अकॉर्डिंग acceleration is inversely proportional to the square of the radius. Okay, means देखो acceleration AC will be inversely proportional to 1 upon r square.
Similarly, for gravity, G is inversely proportional to 1 upon RE का स्क्वायर। यहां से देखो, AC अर्थ और मून के बीच में लग रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fc, वो Fc इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R स्क्वायर के। ओके। दूसरा, अगर मैं इस अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो इस वाली सरफेस पर लग रही है, यहां पर ग्रेविटी लग रही है G, तो इसलिए ग्रेविटी और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस कितनी है? RE, मींस सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है RE। इसलिए यहां पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मींस gravitation acceleration, that will be inversely proportional to square of RE। ओके, मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाया, तो यहां से R स्क्वायर ये हो गया और RE स्क्वायर हो गया ये। इन दोनों को अगर मैं रेशियो डिटरमाइन करूं तो मैं जानता हूं AC अपॉन G इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट विल बी RE अपॉन R का होल स्क्वायर। क्लियर? एक चीज और देखो, RE और RE अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, और ये जो R है, ये R दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। और इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहां से मैं डिटरमाइन करके रखता हूं कि आर ई अपॉन आर, इन दोनों का रेशियो निकल के आता है 1/60। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर पुट की है, आर की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है? 3.84 इंटू 10⁸, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों का मैंने रेशियो डिटरमाइन कर लिया, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, मुझे रेशियो मिल गया 1/60। यहां से एक्सीलरेशन ए सी अपॉन जी इज इक्वल्स टू आ गया 1/60 का होल स्क्वायर। मैं जानता हूं जी की वैल्यू है 9.8, इसलिए यहां से एक्सीलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू 1/3600 इंटू 9.8। इसे सॉल्व किया तो एक्सीलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर आया 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए सी की वैल्यू डिटरमाइन होकर के आ गई मेरे पास, मतलब मुझे ए सी पता चल गया, और मैं इस ए सी का कंपैरिजन करूं तो यहां भी देखिए ए सी जो अपन ने डिटरमाइन किया था वो ए सी की वैल्यू डिटरमाइन की थी 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो, ये है 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू डिटरमाइन की मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ से, इसकी भी वैल्यू कितनी है? 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन ने देखा था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस, the gravitation force, the gravitational force should be inversely proportional to
inversely proportional to the square of the distance, square of the distance. ओके, इस लॉ को एक नाम से और जाना गया, न्यूटन्स मून टेस्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो। न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ लगाया, जिसे बोला न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उनने एक चीज देखी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को, मींस m1 बॉडी अगर m2 बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m2 बॉडी भी सेम फोर्स से m1 बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस दिस इज म्यूचुअली अट्रैक्टेबल फोर्स, म्यूचुअली अट्रैक्टेबल फोर्स, अट्रैक्टेबल फोर्स। तो अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो इन्होंने अपनी एक बुक थी, इस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था 1687 और उसमें उन्होंने ये चीज देखी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसी वो बॉडी सेकंड बॉडी भी उतने ही फोर्स से फर्स्ट बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। मींस फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, क्योंकि फोर्स उन्होंने बताया था, न्यूटन ने बता चुका है फोर्स के बारे में, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ये बात न्यूटन बता चुके थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, दैट मींस अगर मैं इस पर थर्ड लॉ अप्लाई करता हूं, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों में अगर म्यूचुअली फोर्स लग रहा है, तो दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, क्योंकि म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए। तो इसे इन्होंने एक स्टेटमेंट में लिखा था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन exerted by the third law of motion, third law of motion, the second object should exert an equal and opposite force on the first one, on the first one। और प्रिंसिपिया नाम की बुक में उन्होंने इन दोनों स्टेटमेंट को, मींस फर्स्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ जो अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और न्यूटन के थर्ड लॉ को, इन दोनों को उसने कंप्राइज किया, और कंप्राइज करने के बाद उसने एक स्टेटमेंट बनाया न्यूटन ने, और उस एक स्टेटमेंट को ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, मींस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अपन उस एक स्टेटमेंट को लिखते हैं। उस स्टेटमेंट में लिखा था, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स
in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two particles. ये कंप्लीट स्टेटमेंट था। मीन्स अगर मेरे पास एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है मेरे पास m2, तो इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स F2 will attract F1 from force F1 and body 2 will attract, देखो बॉडी 2 को बॉडी 1 अगर अट्रैक्ट करेगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी 2 को बॉडी 1 अट्रैक्ट करेगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये वाला फोर्स अगर F2 है और बॉडी 2 अगर बॉडी 1 को अट्रैक्ट करेगी तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर फोर्स लग रहा है कौन सा, F1। अगर ये है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टोटल नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन ने बोला कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G को नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले डिटरमाइन की और इसकी वैल्यू डिटरमाइन होकर के आई थी G इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये वैल्यू इन्होंने डिटरमाइन करके दी थी फर्स्ट टाइम 1798 में। ओके, अब इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो ध्यान रखने लायक है।
सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जो जी है, कैपिटल जी, वो कैपिटल जी एक तो नेचर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब बॉडी का नेचर कैसा है इस बात पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, नो डिपेंडेंसी। बॉडी किस नेचर की है इससे इसका कोई संबंध नहीं है जी का। दूसरा, बॉडी का साइज क्या है, साइज, बॉडी के साइज पर इस कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बॉडी किसी भी साइज की हो, ओके। दो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम बना रहे, इस मीडियम पर वो डिपेंड नहीं करता, मींस मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं होती। ये 3 पॉइंट याद रखने लायक है। पहला जो जी है मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसे मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 6.67 इंटू 10⁻8, ये हो जाएगा न्यूटन, कन्वर्ट हो जाएगा डाइन में, और मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ना तो किसी बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर किस तरीके का है, और ये ना ही इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है उस बॉडी का, ओके, और ना ही वो उसके मीडियम पे डिपेंड करता है, मींस ना तो इसके साइज पर, ना ही इसके मीडियम पर, ना ही इसके नेचर पे डिपेंड करता है, ओके। अब अगर मैं इसका एविडेंस देखूं, एविडेंस मतलब ये जितनी भी अपन ने बात की, क्या इनका कोई एविडेंस है? हाँ, हर एक चीज जो भी अपन लिखते हैं उन सारी चीजों का एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एविडेंस से ही अपन ये चीज क्लियर करते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज कहां कहां और किस लिमिट तक वैलिड है, ओके। तो सबसे पहला एविडेंस देखो कि रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ ये जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है, या फिर कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के अबाउट रोटेट कर रही है इन द होल यूनिवर्स में, तो वो सारी बॉडी किसे फॉलो कर रही है? ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो कर रही है, ओके। मीन जितने भी प्लेनेट हैं वो प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो सारे जो रोटेशन है वो सारे ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, ओके। अब हम अगर यहाँ अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अगर हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो सैटेलाइट भी इसके चारों तरफ रोटेट होती है, तो ये जो चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है सैटेलाइट, ये किसे फॉलो कर रही है? ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो कर रही है। थर्ड, जैसे टाइड आता है, टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड होता है जैसे ये सी है, सी समुद्र, ये समुद्र है, तो समुद्र में हम जिसे बोलते हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, समुद्र, और ये जो मून है, मून क्या करता है कि मून इस समुद्र की जितने भी पानी है उस पानी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट करता है तो इसमें बहुत लंबी लंबी इस तरीके की लहर बनती है वाटर में। जब इस सी वाटर को ये जो मून है वो अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करता है तो ये जो लहर बनती हैं तो ये कहलाती है टाइड, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा। तो ये जो टाइड है, ये टाइड आते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ओके। सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, ये जो तुमने पढ़े होंगे सोलर एक्लिप्स साइंस में, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, ये सब ग्रेविटेशन का ही उदाहरण है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो जी है मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल जी है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। जैसे जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 है,
ओके। लेकिन जैसे ही हम मून पर जाएंगे, मून में स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अपन ने एक्सेलरेशन लिया था जी, मैं कैपिटल जी की बात नहीं कर रहा, मैं स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो जैसे ये लोकेशन है, लोकेशन कहाँ, जैसे अर्थ के लिए जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 होगी। मून पर मैं जाऊंगा तो इस जी की वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी। ओके। और जैसे मैं किसी अदर प्लेनेट पे जाऊंगा तो उस प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो जी की वैल्यू क्या है, जो चेंजेबल है, जी की वैल्यू लोकेशन के साथ चेंज होती रहती है। ओके। तो इसलिए जी हर एक प्लेनेट, हर एक लोकेशन के साथ अपन को डिटरमाइन करना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना कि अर्थ के लिए कांस्टेंट होगी 9.8। कंप्लीट अगर मैं मून की बात करूंगा तो मून के लिए भी कांस्टेंट हो गई, वैल्यू कुछ और होगी बट मून के लिए कांस्टेंट होगी। मून के लिए मैं आपको बता दूं कि G/8 होता है, मतलब सॉरी G/6 होता है। अर्थ की जितनी ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट ये मून के लिए होता है। तो ये हर एक प्लेनेट के बेस पर ये चेंज होती है। ओके। तो ये था कंप्लीट ग्रेविटेशनल, मतलब न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके वेक्टर फॉर्म के साथ, मींस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो वेक्टर फॉर्म है उसे अपन वहां सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर मैं डायरेक्ट इन पॉइंट्स को बताऊंगा, जो सीधे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप मार्क करते चले जाओगे। ओके, थैंक यू।